येलो लाइन और रेड लाइन के लिए बदलें। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। अगला स्टेशन राजीव चौक है। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया, अचानक मैं कैसे मेट्रो की अनाउंसमेंट करने लगा। दरअसल इस सेंटेंस को सुन करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हमारे कार्यक्रम करियर कोच में कौन मुख्य अतिथि हैं। जी हाँ, उनको दिल्ली मेट्रो की आवाज कहा जाता था है। और सिर्फ दिल्ली मेट्रो को ही क्यों, वे जयपुर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो रेल और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव की भी आवाज हैं। और इससे पहले वे शानदार, दमदार, जोरदार दूरदर्शन के समाचार वाचक यानी न्यूज रीडर भी रह चुके हैं। वे जाने माने वीओ आर्टिस्ट हैं। आवाज के जादूगर उनको कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अम्मी नारंग जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में और अच्छा लगा। और आपने मेरा जो तारुफ कराया, मेरा परिचय कराया, पता नहीं मैं उसका हकदार हूं या नहीं हूं, लेकिन उसके लिए भी शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आपको तो आवाज का जादूगर ही कहा जाता है। बहुत से मीडिया में आने वाले स्टूडेंट्स, और केवल स्टूडेंट्स ही क्यों, जो भी आवाज की दुनिया में अपना भविष्य देखना चाहता है, वो एक तरीके से आपको अपना आदर्श मानता है। तो मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन से कर रहा हूं। और ये भी सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई की है तो वो मीडिया के फील्ड में नहीं आ सकते हैं या वॉइस ओवर के फील्ड में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपने तो खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद आप वॉइस ऑफ अमेरिका के हिंदी विभाग में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत भी कर दी। तो ये कैसे हुआ? देखिए, जिसे नियति कहते हैं या डेस्टिनी अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब मामला किस्मत का था। मैं इंजीनियरिंग के चौथे साल में था, तब हमारे कॉलेज का एक सभागार, एक ऑडिटोरियम बन रहा था। तो वहां पर कुछ अमेरिकन आए हुए थे उसके ऑडियो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। स्पीकर्स लगाने हैं, माइक्रोफोन लगाने हैं। और हिंदुस्तान में शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी उन दिनों में, बात 1978 की है। और तब कम से कम नहीं तो 60 विद्यार्थी देख रहा था कि ये किस तरह से काम करते हैं। नियति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक अमेरिकन, एक गोरा, जीना लगाकर, एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा हुआ था स्पीकर को लगाने के लिए, उसको जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो माइक्रोफोन पे बोले और वो अपने स्पीकर्स को एडजस्ट कर ले, जिसे ऑडियो चेक कहते हैं अंग्रेजी में। तो मालूम नहीं, मैंने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था इस पेशे के बारे में, इस करियर के बारे में। और ये देखिए कि 60 विद्यार्थियों के बीच में उसने मुझे कहा कि हे, कैन यू कम हियर एंड से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। मैं भी थोड़ा सा झेपा कि भाई इनके लिए मैं अब अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, और बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि इन्होंने सीढ़ी पे फिर चढ़ के उसको स्पीकर को सेट करना है। कैलिब्रेशन कहते हैं उसे, ऑडियो कैलिब्रेशन कहते हैं। खैर, मैंने कहा कि अच्छा। तो मैंने अपने आराम से हिंदी में बहुत ही सभ्य भाषा में मैंने बोलना शुरू किया। और वो इंसान ने अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि जब एक एम्पलीफायर के थ्रू वॉइस उसके कानों तक पहुंच रही थी, वो उसी जीने से उतर आया और उसने मुझे कहा, स्टॉप, कैन यू कम हियर। मैं उनके करीब गया और मैंने सोचा शायद मुझसे कोई गलती हो गई बोलने में, तो ये कहने आया। तो उसने कहा कि आपको नहीं लगता, अंग्रेजी में कहा कि आपको नहीं लगता कि आप समय व्यर्थ कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके। तो मेरे को इस बात पे गुस्सा भी आया। मैंने कहा, भाई क्या बात कर रहे हो तुम, माँ बाप इतना खर्चा कर रहे हैं। और वो जमाना था, दो ही ऑप्शन होते थे, यहाँ आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट। तो और वो भी है ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला कि आप, खैर उन्होंने कहा कि आपने कभी अपनी आवाज को माइक्रोफोन के जरिए या स्पीकर पे सुना? तो कॉलेज में बैंड हुआ करता था, पर मतलब गा दिया, बजा दिया,
जैसे एक ग्रुप हो बन जाता है, उस तरह से माइक्रोफोन को जरूर फेस किया था, लेकिन वॉइसिंग या संचालन, तो ये जो उद्घोषणाएं, ये मालूम नहीं था कुछ भी कि ये भी एक करियर बन सकता है। और अंग्रेजी माध्यम था, हिंदी तो खैर बहुत दूर दूर तक 8वीं कक्षा में छोड़ दी थी। लेकिन आपकी बेहतरीन पहचान हिंदी में ही बनी है। जी, मैं उस पे आपको बताऊंगा। खैर, उन्होंने कहा कि हम लोग, मैंने कहा अच्छा चलिए, आपका तारुफ, आप कहाँ से आए? बोले हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से आए हैं, जिसको USIS भी कहा जाते हैं, उसका एक प्रभाग है वॉइस ऑफ अमेरिका। तो मैंने बोला कहाँ है आपका ऑफिस? बोले करजन रोड पे, ये जो जिसे आजकल कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में कहा जाता है। जी जी। तो क्या आप, वो कहने लगे क्या कल हमारे स्टूडियो में आप आ सकते हैं? तो अरुणेश, यकीन मानिएगा, इससे पहले ना तो मैंने कभी स्टूडियो देखा था और ना मुझे उसकी औपचारिकताएं पता थी कि क्या होता है, कैसे करना होता है। खैर, और बस पकड़ी और बस पकड़ के मैं उनके स्टूडियो पहुंच गया। तो वो यहीं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक अमेरिकन लाइब्रेरी के नाम से बिल्डिंग थी, जिसे आजकल अमेरिकन सेंटर कहा जाता है। 5वीं फ्लोर के ऊपर उन्होंने मुझे बुलाया। तो पहली मर्तबा जिंदगी में मैंने स्टूडियो देखा कि स्टूडियो 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक कंट्रोल रूम होता है, एक एक्चुअल स्टूडियो होता है जहां से रिकॉर्डिंग की जाती है, एक होता है जहां पर रिकॉर्डिंग इंजीनियर बैठता है। तो इस तरह से गए तो उन्होंने मुझे हिंदी का एक पर्चा पकड़ा दिया कि साहब इसे पढ़िए। मैंने कहा नहीं कि साहब मैंने बहुत सालों से हिंदी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मना भी नहीं किया, क्योंकि 8वीं कक्षा तक तो पढ़ी थी और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस पर्चे को लेकर माइक्रोफोन के सामने चला गया। और मैंने सोचा कि ये सब अंग्रेज हैं, अमेरिकन हैं, गोरे हैं, इनको हिंदी समझ आएगी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा जरा रुकिए, हमारे एक हिंदी मुखिया भी हैं जो प्रमुख हैं हिंदी विभाग के, वो भी आ रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर शास्त्री है, वो सामने आएंगे। खैर, मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने बोलना शुरू किया। छोटा सा 10 पंक्तियां होंगी, 12 पंक्तियां होंगी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं लोगों के जो तासुरात थे, जो उनके भाव थे, जो मैं अपने स्टूडियो से कंट्रोल रूम में शीशे की तरफ देख रहा था, तो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि सी झलक रही थी, खुशी सी झलक रही थी जब मैं बोलता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसने मेरा विश्वास और बढ़ाया कि ये लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये पहली बार जिंदगी में कि पर्चा लेकर कहीं पढ़ना, एक पन्ना आपके हाथ में हो और हिंदी भाषा हो और उसे आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और वो भी देवनागरी में लिखा हुआ। क्या बात, ठीक है। खैर, उन्होंने कहा, इशारा किया, बाहर आ जाइए। एक दरवाजा खुला, दूसरा दरवाजा खुला, मैं बाहर गया। सो मैंने अंग्रेजी में पूछा, मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, मैंने कहा सो हाउ वाज इट? ही सेज मिस्टर शास्त्री विल टेल यू, मिस्टर शास्त्री जी बताएंगे आपको। मैंने कहा माशाअल्लाह, क्या गला पाया आपने। पर आप जानते हैं आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, लेकिन बेटा मेरी जिंदगी में बात एक याद कर लो, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है या पढ़ी जाती है। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आपने सिर्फ एक त्रुटि थी, एक गलती थी उसमें कि आपने प्रतिभा को प्रतिभा पढ़ दिया। अगर आप छोटी की मात्रा लगा देते तो प्रतिभा हो जाता, और बड़ी की मात्रा में प्रतिभा होता है, लेकिन सही प्रतिभा है। इसी तरह वो की मात्रा जो होती है, तो उन्होंने खैर वो हिंदी का एक बेसिक जो मूल मंत्र होता है वो मुझे बता दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दूसरा, उन्होंने कहा और पढ़ना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ जी, इसी को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इसको रिकॉर्ड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, पर मैंने पहली मर्तबा देखे बड़े बड़े स्पूल वाले टेप रिकॉर्डर्स होते थे, पहली बारी मिक्सर देखा। खैर, मैं दूसरी बार पढ़ के आया। उन्होंने कहा वाह, हो गया, तो आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? मैं बैठा चाय कॉफी पीने के लिए, एक शख्स आते हैं, बोले कैन यू साइन हियर? क्या साइन? मैंने साइन किए। 1978 में कोई आपको 100 रुपए दे दे तो आपको कैसा बहुत लगा? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जी। इसकी वैल्यू आज 10,000 के बराबर है, और आप पहली मर्तबा जिंदगी में माइक्रोफोन के सामने गए हैं। तो ये उनका तरीका था आपको प्रोत्साहित करने का, आपकी हौसला अफजाई के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको मौका भी मिला और आपकी प्रतिभा को उन्होंने तुरंत पहचान भी लिया, और इसीलिए पहचाना और
उसका पारिश्रमिक भी दिया उन्होंने, एक मेहनताना भी दिया उसका। बिल्कुल। अब है हम ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाँ ठीक है, वही दूरदर्शन हो गया। की। तो इस तरह से मेरी माइक्रोफोन शुरुआत के हुई। साथ शुरुआत हुई क्या जी। बात और है। यहाँ पर फिर उन कुछ लोगों से मेरी जो मेरे सहयोगी थे उनसे मुलाकात हुई और यात्रा बढ़ती गई। और उन्होंने जो मेरे में त्रुटियां थी तो मेरे को उन्होंने इम्प्रूव किया, मेरे में सुधार लाए वो लोग जो मेरे साथ थे, और मेरे गुरु जो उधर होते थे डॉक्टर शास्त्री। तो इस तरह से वॉइसिंग का शौक पड़ा, और इंजीनियरिंग को मुकम्मल करने के बाद मैं फिर कुछ साल नौकरी करने के बाद पूरी तरह से फिर मैं इस प्रोफेशन इसी में आ फील्ड में गया। आ गया। इसीलिए कहते हैं कि आप करियर उसी फील्ड में बनाओ जिस फील्ड में आपका पैशन है। आपकी डिग्री जी मायने जी नहीं रखती कि आप इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, लेकिन अगर उस फील्ड में जी आपका मन नहीं लग रहा है तो आप दूसरी फील्ड में, जिस फील्ड में आपका मन लगे उस फील्ड में अपना करियर बनाओ। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं दूरदर्शन के दिनों की, क्योंकि आपकी बहुत सी जी यादें दूरदर्शन से जुड़ी हैं। और जो मेरी रिसर्च जी। है उसके मुताबिक दूरदर्शन में आपका सिलेक्शन 1 लाख लोगों में से हुआ था। और ये मुझे लगता है हाँ मैं बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में इतना कंपटीशन था। तो आपने अपने आप को कैसे तैयार किया कि आपका सिलेक्शन हुआ, और फिर वहां हाँ वहां पर संघर्ष से लेकर के फिर आप दूरदर्शन के बहुत बड़े प्रमुख चेहरे बने। तो संघर्ष से लेकर सफलता तक का जो जर्नी है आपकी, वो कैसी रही? हाँ, पहले तो मैं एक छोटा सा सुधार कर दूं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। 1 लाख नहीं, 10,000 लोगों ने, उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। जी जी। 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, जिनमें से 300 लोगों को 300 लोगों को स्वर परीक्षण के लिए बुलाया गया, आपके वॉइस टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसे लिखित परीक्षा होती है। 100 लोगों को, फिर 200 को निकाल दिया गया, 100 को बुलाया गया। फिर हमने उसमें जो भी लिखित परीक्षा थी, मुझे कुछ लिखने को बोला गया। और फिर 25 रह गए थे जब कैमरा टेस्ट होता फाइनल, जिसे हम जी लोग कैमरा ऑडिशन कहते हैं। वो सबसे फाइनल होता है। उस 25 में से मैं अकेला चुना गया था। तो कहने का मतलब है कि 10,000 लोगों ने आवेदन किया था और मैं अकेला था कि उस बैच में सिलेक्ट हुआ था। जी। और बहुत सारे, मतलब उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी आए थे, अनुभवी लोग थे। रेडियो का उनको एक्सपीरियंस था, यहाँ कुछ खाली उद्घोषणाएं करते थे टीवी में। उन लोगों ने भी कोशिश की थी समाचार वाचक बनने के लिए, लेकिन जो चुनाव, जो सिलेक्शन हुआ, चयन मेरा ही हुआ था। खैर, एक छोटी बात है। उसके बाद ये यात्रा अच्छी रही। हमारे जमाने में पहले 2-3 महीने एक लोकल चैनल हुआ करता था जिसे LPT कहते थे, लो पावर ट्रांसमीटर सिस्टम। और 1982 में राष्ट्रीय खेलों का प्रसारण शुरू हो गया। एशियाड हुआ था 1982 में। और उसी वक्त वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में बदला था टेलीविजन। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। तो ये, और उनको जरूरत भी थी, तो ये दौर देखा। 2 बुलेटिन ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़े, फिर रंगीन हो गया तो अच्छा लगा, पता लगा कि अब कोट का रंग क्या होना चाहिए, टाई का रंग क्या होना चाहिए। खैर, इस तरह से ये सफर अच्छा रहा। हर तरह के बदलाव देखे और अच्छे अच्छे गुरुओं से मुलाकात हुई। मतलब इतना कुछ सीख जाने के बाद भी कोई शर्म लिहाज या कोई मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी अगर आपको कोई दुरुस्त करा रहा है, आपको कोई सही करा रहा है, चाहे वो आपका गुरु है, प्रोड्यूसर है, चाहे आपका सहयोगी है ना, जी जी। सहवाचक है, कोई भी है। तो इसमें कोई किसी किस्म की शर्म वाली बात नहीं होती थी, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती थी कि ये क्यों सिखा रहे हैं। हम पढ़ के आए और उस पे 5 मिनट तबसरा होता था, एक विश्लेषण होता था कि शमी भाई, आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अगर आप इसको यूं कर लेते तो और अच्छा हो जाता। तो जो प्रयास रहता था वो सुधार का ही रहता था। हर दिन इंप्रूवमेंट में लगे रहते थे। मैं अभी आपके स्टूडेंट्स को इसलिए कहना चाहता हूं, क्यों बहुत से बच्चे पूछते हैं कि साहब आप इस पे इतना तवज्जो क्यों देते थे, अपने उच्चारण पे, शैली पे, अपने लहजे पे, इतने इस तरह से इतना बल क्यों दिया जाता था। क्योंकि मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो अपने कांधों पे जो जिम्मेदारी लेके जाते थे, वो सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं होती थी। क्योंकि घर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, आप जैसे इंस्टीट्यूट्स में कहा जाता था कि अगर आपने अपनी भाषा में सुधार करना है या दुरुस्त करना है उसे, या सही भाषा को जानना है, तो इन लोगों को सुनिए। बिल्कुल। तो क्या होता था, हम सुबह ये प्रण लेके जाते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो।
समझे आप? जी क्योंकि करोड़ों विद्यार्थी आपको देख रहा है, वो आपसे सीख रहा है। तो इस वजह से पढ़ना एक अलग बात थी, बिल्कुल। लेकिन सही पढ़ना, सही उच्चारण के साथ पढ़ना, सही शैली के साथ पढ़ना, सही पंक्चुएशन के साथ, आवाज के सही उतार चढ़ाव के साथ, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का ख्याल रखा जाता था। यहां तक कि कोई राजनयिक है और वो हमारे देश का नहीं है, सपोज कीजिए, कहीं किसी और देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तब भी उसका नाम हम चाहते थे कि बिल्कुल सही तरीके से लिया जाए। अगर वो फ्रांस के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मित्यों हैं तो लिखा मित्रा आता था, तो हम फोन करके एम्बेसी में पूछते थे कि इनका सही उच्चारण क्या होगा, क्योंकि फिर बात वही थी कि हर बच्चा जो सुने वो सही सुने और सही सीखे। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी इतना जिम्मेदारी तवज्जो दिया थी। जाता, मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी थी। आप जैसे जितने भी समाचार वाचक थे, हम लोग आपसे ही सीखते थे। और ये बात बिल्कुल आपने सच कही है कि एक जमाने में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनने की सलाह मेरे अपने पेरेंट्स मुझे देते थे, मेरे गुरु मुझे कहते थे कि अगर आप उनको सुनेंगे तो आपकी भाषा शैली अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। अब मैं इसी सवाल को आज के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपने टाइम में न्यूज रीडर थे, समाचार वाचक रहे हैं, अब न्यूज रीडर न्यूज प्रेजेंटर बन गया है, उसे एंकर कहा जाने लग गया है, और भाषा शैली आप अच्छे से जानते ही हैं आजकल के चैनलों की। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि न्यूज रीडर से न्यूज एंकर तक की जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या ये बात हम आज के न्यूज चैनलों के संदर्भ में कह सकते हैं कि वे हमारे बच्चों को अच्छी भाषा और शैली सिखा रहे हैं? इस बात का कई बार दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि अगर मैं कहूं कि साहब आपको बच्चे बेटा सही बोलना चाहिए, तो और वो कुछ लोग तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, भाषा में सुधार होना चाहिए, सही बोलना चाहिए। कुछ लोगों को बुरा लगता है, वो सोचते हैं, वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं साहब, अब आपकी उम्र रही नहीं हमारे जैसा पढ़ने की, तो इसलिए आप ऐसा कहते हैं। तो मैं खैर उसमें बहस तो नहीं कर सकता। फिर मुझे कहा जाता है कि अगर अच्छा मान भी लिया जाए, आप क्यों इतना बल देते हैं? अब तो हम लोग आपको लोग देखते भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं कहते कि अपनी भाषा में सुधार करिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात उनको कहता हूं कि जब भी आप शुद्ध बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, ठहराव के साथ बोलेंगे, तो ये मान के चलिए कि 10 लोगों के हुजूम में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अमिताभ बच्चन का देता हूं। अमिताभ बच्चन आज 77-78 साल के हो गए हैं, ठीक है, आज भी, और वो प्रकांड पंडितों वाली हिंदी का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं, इस सब के बावजूद हर उम्र का बच्चा, जवान, बूढ़ा, सब अपनी कुर्सी से चिपक कर उनको सुनते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, एक ऐसा मैग्नेटिज्म है, क्योंकि वो स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, और ये उनका टोटल जो है, माफ कीजिएगा एक मिनट, अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं तो इतना शुद्ध, स्पष्ट, साफ कि आप अपनी कुर्सी से चिपकना चाहते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि आपका नाम अरुणेश है और मैंने आपका कंप्लीट नेश पूरा बोला, और एक ने अरुणेश कैसे हो तुम, एक अरुणेश कैसे हो तुम, हाँ, तो दूसरा जिसने अरुणेश ने अगर सुना कि शम्मी सर ने मेरा नाम पूरा लिया, तो आप बाकियों को छोड़कर आप मुझसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप छोड़ दीजिए कि आप कैमरा से बात कर रहे हैं या माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इस बात को। जाती जिंदगी में भी, हमारे निजी जीवन में भी आप चाहेंगे कि जिसने मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ और शुद्धता के साथ मेरे नाम का उच्चारण किया है, और मैंने कहा अच्छा अरुणेश कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप, मैंने इस ठहराव से आपसे पूछा, और अगर मैंने ये सोच लिया कि मैंने अरुणेश से ही सिर्फ बात करनी है जी, तो मैं आपका तारुफ भी ऐसे ही कराऊंगा, ये है सीमा, रीमा, नीमा, और ये है अरुणेश,
मैं एक बल दूंगा, उस पर एक जोर दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भाषा में फायदे होते हैं। मैं तभी बार बार बच्चों से कहता हूं, भूल जाइए टेलीविजन है या माइक्रोफोन है, जाती जिंदगी में भी जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपके माँ बाप से लेकर आपके दोस्त यार सब आपको पसंद करेंगे। और फिर अगर आपकी वॉइस में, आपकी भाषा में खालिसपन है तो आप मान के चलिएगा कि आपको शब्दों में बैठाने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी एक वाक्य को पूरा करने में। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा वो देता हूं। लेकिन अगर यही बात में अब जब उस बात पे आते हैं जब आपने कहा कि अगर आज के एंकर्स के संदर्भ की बात की जाए, उस पर बात की जाए, तो वो उनका कहना है कि साहब हम कैसा भी बोलें, बोलना तो इसलिए है कि भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। वो चैनल वाला भी ऐसे ही तो कर रहा है, बिल्कुल है ना। अगर वो इतना तेज बोल रहा है और इतना चिल्ला के बोल रहा है तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं। तो भाषा भी गई भाड़ में, हाँ विषय भी गया भाड़ में। क्या मेरे चिल्लाने से मैंने जो आप अपने ठहराव से आकर्षण पैदा कर रहे थे वो मैं चिल्लाने से कर रहा हूं। बिल्कुल। हुआ क्या कि चिल्लाने में भी प्रतिस्पर्धा हो गई कि भला कौन अच्छा चिल्लाता है। उससे हुआ क्या कि आप अब मेरे, अगर आप अपने वालिद साहब से, अम्मी जान से अगर आप चिल्ला के बात करेंगे तो क्या वो राब्ता कायम होगा, वो रिश्ता कायम होगा? नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने कहा अरुणेश भाई कैसे हैं आप, तो आप कहेंगे शमी भाई बहुत अच्छा हूं मैं। अगर मैं कहूं और अरुणेश कैसे हो यार तुम, तो आप मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। जी जी। ठीक है, हमारा राब्ता कायम नहीं होगा। एक आम इंसान की तरह मैं आगे से निकल जाऊंगा। तो यानी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे आजकल के जो न्यूज चैनल्स हैं और एंकर्स हैं वो भाषा को बिगाड़ ही रहे हैं, संवार नहीं रहे हैं। हाँ, और उसमें वो फक्र महसूस करते हैं कि देखा हम जो लिंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये होती है आज की भाषा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें आज चैनल्स में, विषय छोड़ दीजिए, पक्षपात छोड़ दीजिए, वो मैं उस विषय पे बात भी नहीं करना चाहिए, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो मैं कहता हूं इतना अच्छा बोलिए कि आपका झूठ भी सच मालूम हो। क्या बात है ना। तो कन्विक्शन होनी चाहिए आपके बोलने में, विश्वसनीयता होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन के बारे में देखिए, कुछ लोग कहते हैं शमी जी आपकी आवाज है, अमिताभ बच्चन के पास आवाज है इसलिए वो चाहते हैं। नहीं, आवाज तो रजा मुराद के पास भी है। हाँ, आवाज तो सुरेश ओबरॉय के पास भी है। ठीक है, लेकिन हर वक्त अमिताभ ही क्यों बाहर निकल कर आते हैं? क्योंकि वो झूठ भी बोलते हैं तो सच लगता है। कन्विक्शन, उनके शब्दों का चुनाव, उनकी पंक्चुएशन, उनका ठहराव, है ना। तो वो जुड़ना जानते हैं इंसान के साथ। तो इसलिए आप एक समाचार वाचक बन के तो देखिए, एक ठहराव के साथ बोल के तो देखिए, हो सकता है बदलाव आ जाए। रवीश कुमार तो नहीं चिल्लाते। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये चीखना चिल्लाना पत्रकारिता नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और आप अपनी बात को संजीदा अंदाज में जितने अच्छे से कहेंगे, दर्शक भी उसको अच्छे से समझेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो दूरदर्शन का समय था वो गोल्डन पीरियड था। जी जी जी, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के संदर्भ में आवाज की दुनिया में करियर का आप कितना स्कोप देखते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर भी आप थोड़ा सा बताएं। जी जी अरुणेश, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपका रिश्ता बच्चों के साथ और विद्यार्थियों के साथ बहुत है। जी। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये मान के चलिए, बहुत से बच्चे आते हैं वो कहते हैं साहब चेहरा कब दिखाई देगा। आवाज को वो प्राथमिकता नहीं देते, वो चेहरा 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 कि सुबह आंख खुले और सितारा बन जाए। तो ये इसलिए क्योंकि माँ बाप ने भी गलत फहमी डाली होती है, अरे देखने में बिटिया इतनी सुंदर, तो हर सुंदर बच्चे को आज फिर सुंदरता ही सब कुछ होता तो नवाजुद्दीन तो कहीं भी नहीं ठहरते। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, और फिर रही बात आवाज के एवेन्यूज की, आपको रोजगार के कितने मौके देती है आवाज, आप सोच भी नहीं सकते।
लोग सोचते हैं कि आवाज का काम सिर्फ एंकरिंग में होता है या रेडियो की उद्घोषणाओं में होता है, या बहुत हो गया तो विज्ञापनों का हो गया। जी नहीं, अगर आप शुरू करें, सबसे पहले तो जिंदगी का हिस्सा आपकी आवाज बन चुकी है, जिससे हम लोग, आप टेलीफोन उठाते हैं, डायल 1 फॉर सो एंड सो, कृपया संदेश सुनने के लिए 2 दबाइए, है ना? ठीक है, हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 4 दबाइए। आप करते हैं नहीं करते? तो इस तरह के, कोई तो बोल रहा है ना अंदर, कोई तो बोल रहा है, तो आप ये मान के चलिए इस तरह के हजारों में मैसेजेस, जिसे IVR कहा जाता है, जी, है ना? जी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मतलब आपने कहा और वो ऑटोमेटिकली आपको एक उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है, और अब जान के हैरानी होगी आपको कि कितने सारे इस तरह के संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, जिनके अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स की जगह अब ये चीजें चलती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो एक एवेन्यू तो हो गया कि अब अभी मैं बड़े एवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उन एवेन्यूज की बात कर रहा हूं जो छुपे हुए हैं, है ना? जी जी। तो आप ये देखिए, ये हो गया। आप आज कोई पर्यटक स्थल देखने जाते हैं या कोई एग्जीबिशन में जाते हैं, लाइट एंड साउंड शो देखने जाते हैं, तो आपको कहीं तो आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल। आजकल क्या हो गया, पहले जमाने में ताजमहल देखने जाते थे, लाल किला देखने जाते थे, तो आप एक शख्स को ले लेते थे अपने साथ, जिसे गाइड कहते थे हम लोग। अब वो नहीं है। अब आपको एक हेडफोन मिलता है, हेडफोन में जिस आप प्रतिमा को या किसी खास चीज को आप देख रहे हैं, वो उसके नीचे खड़े होते ही या उसके सामने खड़े होते ही आपको आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है कि ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये सन 1556 में इन्होंने बनवाई। तो आपको बिल्कुल सही, ऑथेंटिक, विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने लिखी होती है, विभाग ने लिखी होती है स्क्रिप्ट। जी, गाइड तो आपको कुछ भी कह दे, बिल्कुल, पर कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसमें आवाज का इस्तेमाल हो रहा है और आपकी प्रोफेशनल वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। जी, ठीक। मतलब आप बाहर निकलिए, और फिर एजुकेशन, आज ई बुक्स, ई लर्निंग्स, ऑडियो बुक्स, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे जो पुराने उपन्यासकार थे, उनके उपन्यासों को अब सिर्फ रूपांतरित या अनुवाद ही उनका नहीं किया जा रहा, मेरे जैसे शख्स से उनको बुलवाया भी जा रहा है, क्योंकि आज वक्त की कमी है। जो लोगों के पास पढ़ने का वक्त नहीं है, वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, उस पेन ड्राइव को या CD को ऑन करते हैं और प्रेमचंद की कहानी सुन लेते हैं। समझे नहीं समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि ऑडियो के एवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं। अब तो गूगल मियाँ भी, जब आपका स्पीच टू टेक्स्ट, आप GPS लगाते हैं, है ना, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, कोई तो बोल रहा है, बिल्कुल, तो उस पूरी भाषा को बनाने के लिए हजारों मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं और इस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। अब वो तो बात मैं तभी कह रहा हूं, लोगों के जहन में सिर्फ आवाज का मतलब होगा रेडियो, टेलीविजन या विज्ञापन। विज्ञापन भी मान लिया, आप कहां नहीं आपका आवाज का इस्तेमाल होता। बिल्कुल, ऐसे बहुत से कार्टून कैरेक्टर्स हैं, फिल्मों की डबिंग है, वहां पर भी डबिंग कहते हैं, डबिंग होती है। ठीक है, तो ये तमाम, पहले तो बच्चों को सीखना बड़ा जरूरी है कि बेटा, आज सिर्फ मामला वीडियो का नहीं है, वीडियो में चले जाओ तो ठीक है, लेकिन ऑडियो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको रोजगार के उतने ही अवसर प्रदान करता है। जी, अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं। जी ऋचा, आपका क्या सवाल है, आप कर सकती हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना आवाज कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे लोग का ध्यान हमारी तरफ ही आए। जी बिल्कुल, वही बेसिक सवाल है कि आपको अपना प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, ये कैसे सही किया जाए, कौन सी प्रैक्टिस की जाए, कौन सी जो है टिप्स आप देना चाहेंगे। हाँ बेटा, वैसे तो देखो, ये हमारी एक विडंबना है, इसको ये कहिए कि जिसे अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं, दुर्भाग्य है ये कि अंग्रेजी के लिए तो अब बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको सही, आपको उच्चारण आपका दुरुस्त करते हैं, सुधार लाते हैं उसमें, और हिंदी में सही अनुवाद तो आ गए हैं, शब्दकोश जैसे कुछ ऐसी साइट्स आ गई हैं, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, जो आज भी ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज पढ़ते हैं जो लोग,
उनके जो आगा हैं, जो उनके प्रमुख हैं, वो आज भी इस बात पे जोर देते हैं कि आपकी भाषा भी सही होनी चाहिए। तो कोशिश करो कि आप स्टाइल कोई भी ले लो, स्टाइल आप किसी भी एफएम को सुन लो, किसी एंकर को सुन लो, वो अलग बात है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना मैं कोई आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आप क्या बनना चाहती हैं मुझे मालूम नहीं है उसका। लेकिन अगर आप चाहती है कि नहीं मैं वो भी अंदाज तो वो ले लूं, लेकिन मेरी भाषा दुरुस्त है, तो आप अभी भी ऑल इंडिया रेडियो की अगर आप न्यूज सुने, उनके प्रसारण पे ध्यान दें, या आप पुराने जो सरकारी चैनल हैं जैसे विविध भारती हो गया, उनके नाटक जो आते हैं, मैं हिंदी उर्दू की बात कर रहा हूं, जी। अंग्रेजी के लिए तो बहुत से माध्यम हो गए हैं, आजकल इंटरनेट भरा पड़ा है आपकी भाषा को सही करने के लिए। और अब उसको आप सही, अगर आप सपोज कीजिए बहुत दिनों से कुछ गलत बोल रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं पड़ा किसने, क्योंकि आपको ठीक नहीं कराया, तो आप कहेंगे, अब बहुत सारे एक जैसे कुछ लोग अपनी तरफ से उर्दू बोलेंगे कि इसके बावजूद भी ये हुआ। जब आपने बावजूद कह दिया तो भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, इसके बावजूद मैंने ये काम किया। पर हम लोगों की आदत होती है इसके बावजूद भी हमने ये काम किया, तो ये गलत भाषा है। बिल्कुल, यानी भाषा की समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा आपका, आपको घर आने दिया जाएगा, कोई मार नहीं रहा आपको। लेकिन अच्छा बोलेंगे तो आप एक अपने आप में आकर्षण पैदा करेंगे। बिल्कुल, तो समय का थोड़ा सा अभाव भी है। प्रिया, अब आपका सवाल ले लेते हैं। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बोला कि हमें अपनी मतलब आवाज हमें आराम से बोलना चाहिए, या हम किसी चैनल में जाते हैं तो हर चैनल का एक अलग अलग डिमांड होता है। किसी चैनल का है कि आपको आराम से बोलना है, जैसे दूरदर्शन, या किसी चैनल का होता है कि वो आपको ऊपर से प्रेशराइज करेंगे कि आपको चिल्ला कर ही बोलना है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ, बेटा देखो, अगर मैं कहूँ, ना तो मैं कोई चैनल हेड हूं और ना ही मैं INB का कोई मिनिस्टर हूं कि मैं उस पर कोई इस तरह की रोक लगा दूं। मैं सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ जो लोग कह रहे हैं कि चिल्ला के बोलना है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये मान के चलिए जो चिल्ला के बोल रहे हैं उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं जिनसे हमारी आवाज बनती है, अगर एक सामान्य व्यक्ति के जो वोकल कॉर्ड की जिंदगी 40 साल है, तो चिल्लाने वाले की मान के चलिए 20 साल रह जाती है। ये तो आप मान के चलिए। तो ये एक बायोलॉजिकली, शारीरिक तौर पर हम अपने गले के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि सर चिल्लाना कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग जब गुस्सा करते हैं, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है या बहुत ज्यादा खुशी होती है तब भी चिल्लाते हैं। लेकिन हमारी फील्ड में गुरु लोग कहते थे कि अगर आप कॉलेज जा रही हैं सपोज कीजिए, और माँ को कहना चाहती हैं मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूं, तो दो तरीके हैं, या तो दरवाजे पे कहेंगे अच्छा मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूं, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप करीब आके, मम्मा किचन में है, आप मम्मा को कहती हैं अच्छा मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूं। अगर इन चीजों को आदत में शुमार कर लेंगी तो आपका गला हमेशा साथ देगा। बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए कि आप मध्यम स्वर का इस्तेमाल कीजिए। एकदम से अगर आप मध्यम स्वर पर प्रयास करेंगी या और भी नीचे स्वर पे, जैसे आपने कभी हारमोनियम देखा हो तो एक लोएस्ट ऑक्टेव होता है, एक मिड ऑक्टेव होता है, एक हाई ऑक्टेव होता है। मैं कहूंगा कि अच्छा प्रिया आपका क्या हाल है, तो मैं भी और प्रिया क्या हाल है, आप मेरे करीब बैठिए, मैं क्यों चिल्लाऊं। बिल्कुल, तो कोशिश करिए अपने गले को जहमत मत दीजिए। आप जैसे मैं और अरुणेश बात कर रहे हैं इसी तरह से बात करिए, और चिल्लाना पड़ेगा तो फिर आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका तो आप ज्यादातर इस्तेमाल कीजिए। जी, यानी आप सहज रहिए, सरल रहिए और स्वाभाविक अंदाज में बात कीजिए। आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और आप अपने गले पर भी काम कीजिए, आप अपनी भाषा पर भी काम कीजिए। और अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो शम्मी नारंग साहब, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे जो भी छात्र हैं हमारे साथ जुड़े, उनके सवालों का आपने जवाब दिया। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आवाज की दुनिया में भी बहुत अच्छा करियर है, और सिर्फ आप वीडियो के पीछे मत भागिए, ऑडियो पर भी आप नजर रखिए, और इसका जीता जागता उदाहरण शम्मी नारंग से बेहतर और कौन हो सकता है। इसलिए आप उनसे सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद शम्मी नारंग सर, हमसे जुड़ने के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए।
साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच नारंग साहब। येलो लाइन और रेड लाइन के लिए बदलें। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें।